पास हूँ, मैं आलोक भाई के पास आता हूँ और मैं उनकी टिप्पणी चाहूंगा इसके ऊपर। आलोक भाई, 1970 की बात है कि जब 3 देश ऐसे थे जिनके अंदर ये एक्सपेंडिचर काउंसिल थी या फिस्कल काउंसिल थी। फिर 2000 में 9 देश हो गए, 2010 में 19 देश हो गए, 2016 में 40 देश ऐसे हो गए। लेकिन जरूरी नहीं कि हमें किसी को एमुलेट करना है। 2017 में एनके सिंह ने भी एक सजेशन दिया था कि फिस्कल प्रूडेंस का एक काउंसिल बनाने का, और 2018 में डी के श्रीवास्तव, कमेटी ऑन द फिस्कल स्टैटिस्टिक्स सजेशन, उन्होंने फिस्कल काउंसिल का सजेशन दिया था। नया आइडिया नहीं है, लेकिन अब सरकार के गलियारों में इसकी चर्चा है, एक्टिवली चर्चा है। और कहीं ना कहीं राज्यों के द्वारा सो कॉल्ड जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं केंद्र सरकार के शब्दों में, उसे सीमित करने की बात हो रही है। और उसके लिए भले ही संघीय ढांचे पर क्यों ना प्रहार करना पड़े, भले उसके लिए एक एक्सपेंडिचर काउंसिल क्यों ना लानी पड़े, ये आइडिया है। मॉरिस साहब ने अपने विचार इस पर रखे हैं और बहुत क्लियरली कहा है कि एक बड़ा प्रहार है ये। आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं आलोक भाई? मैं देखिए, पहले तो सेबेस्टियन साहब ने जो कहा मैं उससे सहमत हूँ बड़े पैमाने पर कि ये एक तरह से लोकतंत्र का रोल बैक है। ये बिल्कुल नए अंग्रेजों का राज लाने की तैयारी कर रहे हैं। और जो सुझाव जहाँ से आया है, जो एक्सपेंडिचर काउंसिल का जो लेख पढ़ के हम लोगों ने ये चर्चा की है, वो लेख के लेखकों के नाम देख लीजिए, आपको समझ में आ जाता है कि ये सुझाव यूं ही नहीं आया है। ये बहुत एक्टिव कंसिडरेशन में है। और ये जनता मेरी भी सूचना यही है कि अंदर इस पर एक्टिव विचार चल रहा है सर, तो सरकार। ये इसलिए लेख लिखा गया है ताकि जनता के बीच में एक सुरसुरी छोड़ी जा सके और देखा जाए कि भाई कौन लोग इस पे क्या कहते हैं। क्या सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोग इस पे रिएक्ट करेंगे और बाकी लोग मस्त रहेंगे, या कहीं ऐसा ना हो कि राज्यों की सरकारें भी पढ़ लें और वो भी रिएक्ट करना शुरू कर दें। खर्च कम करना तो देखिए हमारे देश की बड़ी पुरानी परंपरा है कि हम लोग मितव्ययी समाज माने जाते हैं, कम खर्चा करें, बचत करें। लेकिन आज की तारीख में अगर आप पिछले कुछ सालों से देख लें, जब से रिसेशन की आशंका, अर्थव्यवस्था में मंदी का डर आता है, तुरंत कहा जाता है कि साहब बाजार में डिमांड नहीं आ रही है, बाजार में डिमांड पैदा करो। और डिमांड पैदा करने के तरीके लाए गए हैं कि साहब लोगों की जेब में पैसा डालो। पूरी पश्चिमी दुनिया ने, ये सही किया गलत किया अलग बात है, पश्चिमी देशों ने अपने अपने लोगों के हाथ में मोटी मोटी रकम रखी ताकि वो बाजार में जाएं और खर्चा करें। आप खर्च कम करिए, बचत कीजिए, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। क्या केंद्र सरकार अपने खर्चों में वैसी कटौती कर रही है जैसी कटौती उसको करनी चाहिए? ये एक्सपेंडिचर काउंसिल को क्या यह अख्तियार होगा कि राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें बैठे या वित्त मंत्री बैठे तो वो कह सकें कि ये जो केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने ये 3 प्रस्ताव दिए हैं, इनको रिजेक्ट किया जाए क्योंकि ये फिजूल खर्ची है? या जो आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बेच रहे हैं, इनसे आने वाला पैसा कहाँ जा रहा है, इसका हिसाब दीजिए हमें। इस पैसे को आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका हिसाब दिया जाए। और जो सेबेस्टियन साहब ने जो फॉर्मूला बताया, मेरे ख्याल से बहुत ही गौरतलब और जबरदस्त फॉर्मूला है कि जो राज्य ये शिकायत कर रहे हैं कि साहब हम सोर्स स्टेट हैं, हमको जीएसटी में वो पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारे पास क्या इंसेंटिव रह जाता है कि हम अपने राज्यों में इंडस्ट्री को बढ़ावा दें। पुराने समय में आप कहिए तो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के का एक बड़ा कारण ये था कि टैक्स मिलता है, उससे बड़ा कारण ये था कि अपने इलाके में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। आज की तारीख में समस्या क्या हो गई है, जो बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा रोजगार नहीं देती है। इंडस्ट्री 4.0, कनेक्टेड फैक्ट्री, ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज, इनमें जो जहाँ कहीं 10-10 हज़ार आदमी लगता था जिन कारखानों में, अब 10 या 15 आदमी उन कारखानों को चला रहे हैं। एक बड़ी असेंबली लाइन किसी ऑटो कंपनी की चल रही है और जाके देखिए 4 आदमी बैठ के कंट्रोल रूम में, और वो भी कुछ करते नहीं हो, सिर्फ देख रहे होते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो जाके देख लूँगा। इज़राइल की कुछ फैक्ट्रियों के उदाहरण पिछले दिनों मैंने इंडस्ट्री के कुछ कॉन्फ्रेंसेस में गया, वहाँ सुने कि जहाँ महीनों कोई नहीं जाता, एक भी इंसान नहीं जाता उस फैक्ट्री में, बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं। इस तरफ से ट्रक जाता है जो रॉ मटेरियल उतारता है, मशीनें उसको उतार लेती हैं, दूसरी तरफ से तैयार माल निकलता है, उसको ट्रक लेके चले जाते हैं और ये फैक्ट्री चल रही होती है, महीनों चलती हैं। ऐसी स्थिति में रोजगार वाला इंसेंटिव भी चला गया। सरकारें बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए ₹1 के रेट पे ज़मीन देती रही हैं, ये आपने देखा होगा, सुना होगा, आज भी ऐसा होता है। तो वो उसमें कोई पैसा भी नहीं मिल रहा है। ज़ाहिर है ये शिकायत उठेगी और इस शिकायत का एक फ़ॉर्मूलेटेड जवाब अगर होगा, तो वो फिर पूरे देश को स्वीकार्य होगा, उसका इलाज निकलेगा।
एक और समस्या है जो हमको ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो जीएसटी है, इसके पीछे तर्क बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स और जीएसटी का बैलेंस आप जब भी देखेंगे, तो मुझे लगता है हमारे जैसे देश में, जहाँ इस वक़्त ख़ास तौर पे पैंडेमिक के बाद के शेप रिकवरी की बात हो रही है, कि गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, उसको सहारा नहीं मिल रहा है और अमीर आदमी ऊपर किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। आपने अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई होती पिछले साल, तो आज की तारीख में हम हिसाब लगा रहे होते कि हमारे सबसे अमीर आदमी इस वक़्त दुनिया में नंबर 1 हो गए हैं कि नहीं हो गए। वो भी उसी रेट से टैक्स देते हैं जब वो एक टूथपेस्ट की ट्यूब खरीदते हैं, जिस रेट से वो आदमी देता है जो नारियल पानी बेच के गुज़ारा कर रहा है या जो शायद भीख माँग के गुज़ारा कर रहा है। दोनों को बराबर टैक्स देना पड़ता है। जीएसटी की ये डिस्क्रिपेंसी जो है, ये दूर हो नहीं सकती है। जब आप एक्सपेंडिचर पे टैक्स लगाएँगे कोई भी सामान बेचने पे, तो उसमें ये टैक्स तो इसी अंदाज में लगेगा। आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो सिन गुड्स हैं, उन पे ज़्यादा टैक्स लगेगा। सिन गुड्स का कंज़म्पशन कौन सबसे ज़्यादा करता है, ये भी हिसाब लगाइए आप। शराब पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है। शराब सबसे ज़्यादा मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास में बिकती है और क्या ऐसा है कि सस्ती शराब सस्ती और महँगी शराब महँगी है? मतलब उस पे टैक्स ज़्यादा है? वो नहीं है। और जब आप ये मॉडल लाते हैं, तो आप देखिए जीएसटी काउंसिल और जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन का एक कारण था ना, कि कोरोना महामारी खत्म होने के साथ ही तमाम राज्यों में शराब की दुकानों पे लंबी-लंबी लाइनें लगी और सभी स्टेट्स ने अपने यहाँ न सिर्फ शराब की दुकानें खोल दी, बल्कि उन पे टैक्स में छूट देके एक तरह की सेल लगाई कि बगल के स्टेट से आइए और यहाँ से खरीद के ले जाइए। पेट्रोल पंप्स पे आज भी आप अगर थोड़े बॉर्डरिंग इलाकों में जाइए, तो आपको बोर्ड लगे मिलते हैं। इधर उत्तर प्रदेश में होता है कि दिल्ली से सस्ता पेट्रोल, कर्नाटक और गोवा और महाराष्ट्र के बीच में मैं देखा बड़े-बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ अगर कर्नाटक में आप हैं तो बताता है गोवा में इतने रुपए का, महाराष्ट्र में इतने रुपए का, यहाँ इतने का, ये सस्ता मिल रहा है। तो ये कॉम्पिटिशन तो अपनी जगह चल रहा है। लेकिन खर्चे का हिसाब आप करेंगे, ये थोड़ा जिसको कहते हैं ना बिग ब्रदर एटीट्यूड, ग्रैंड स्टैंडिंग है कि हम तय करेंगे कि तुम क्या करोगे। जिस राज्य में सरकार वो सरकार किस लिए चुनी जाती है? चुने हुए प्रतिनिधि होते किस लिए हैं? फिर तो किसी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था को तय करना चाहिए कि भारत की सरकार क्या खर्चा करेगी, पाकिस्तान की सरकार क्या खर्चा करेगी। आपके तमाम खर्चों पर भी सवाल हैं और सवाल इसलिए भी हैं कि आपने बहुत अच्छा किया कि कोरोना से प्रभावित परिवारों को मदद दी, लेकिन उसके साथ जो आपने वो थैले बाँटे जिनमें आपकी फ़ोटो लगी हुई थी, उन पर सवाल जी। उठना चाहिए ना। अगर आप ऐसी एक्सपेंडिचर काउंसिल बना देते हैं जिसमें राज्य भी केंद्र के खर्च पर सवाल उठा सकते हों, तो मुझे लगता है इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि आप पुरानी संस्थाओं को ध्वस्त करने के काम में लगे हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या करती थी और क्यों वो आज की तारीख में कारगर नहीं है, ये सवाल सबको पूछना चाहिए और इस सरकार से पूछा जाना चाहिए कि आपने योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया, क्या तीर मार लिया है और क्या हासिल किया उस नीति आयोग ने पिछले 8-9 साल में? इसका एक व्हाइट पेपर आना चाहिए कि योजना आयोग ने अपने कार्यकाल में जितने योजना आयोग भारत के बने, उन्होंने क्या किया और इस नीति आयोग ने उसके आगे क्या हासिल कर लिया है। नेशनल डेवलपमेंट कमीशन क्यों काम नहीं कर रहा है आज की तारीख में? उसकी उसकी उपादेयता क्यों नहीं रह गई है? क्या करता था एनडीसी? क्या ये उसका उसका बिल्कुल क्लियर कट फंक्शन नहीं था? तो जिस तरह से आप अपराधियों को पकड़ने के लिए नए-नए कानून बनाते जाते हैं कि अब इस पे एनएसए लगा दो, इस पे कोफे-पोसा लगा दो, इसको एनआईए के हवाले कर दो, जबकि इंडियन पेनल कोड में तमाम अपराधों के लिए, हर तरह के अपराधों के लिए एक्ट कानून मौजूद हैं। इसके बावजूद आप सिर्फ दिखाने के लिए नए-नए कानून बनाते हैं ताकि आपकी अकाउंटेबिलिटी कम हो जाए। क्योंकि नए कानूनों में अक्सर ये होता है कि बड़ा गंभीर कानून है, ये इसमें हम अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेंगे। इसमें इतने समय तक बिना ज़मानत के आदमी गिरफ्तार रह सकता है, चार्जशीट फाइल किए बिना। यही हाल यहाँ हो रहा है कि हम एक नई व्यवस्था बना देंगे क्योंकि पुरानी व्यवस्था में केंद्र सरकार को की भी जवाबदेही होती थी। उस जवाबदेही से बचने की सारी कोशिशें हर स्तर पे की जा रही हैं और ये दिस मूव इज कंप्लीटली इन लाइन विद द थॉट प्रोसेस ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड दिस डिस्पेंसेशन। ये कोई अलग अनोखी चीज नहीं है। ये जिस तरह से तमाम संस्थानों को ध्वस्त करने की तैयारी कर रहे हैं और उसकी जगह नई-नई चीजें खड़ी करना चाहते हैं, उसी में एक और कदम है कि अब हम एक और नया आडंबर खड़ा करेंगे जिसका नाम होगा एक्सपेंडिचर काउंसिल। एक आलोक जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगा, छोटा सा है। जी, जी।
हो सकता है आपके समय की बाध्यता भी हो। अगर सरकार, कोई भी राज्य सरकार एक बजट बनाती है और कहती है कि मुझे पैसे खर्च करने हैं, तो यानी कि उसको पैसे खर्च करने के लिए पहले अपना बजट एक्सपेंडिचर काउंसिल को भेजना पड़ेगा अप्रूवल के लिए कि मेरा बजट आपके अनुरूप है या नहीं है सर। यहां तक हालात है सर। मुझे देखिए अभी ये स्थिति नहीं लग रही है। अभी की स्थिति में ये है कि शायद, क्योंकि जो लिखा है उसमें है कि एक्सपेंडिचर काउंसिल विल एडवाइज द स्टेट्स। वो अप्रूविंग बॉडी नहीं है, वो एडवाइजिंग बॉडी है फिलहाल। लेकिन कब कौन सी एडवाइजरी बॉडी अप्रूविंग बॉडी में बदल जाती है पता नहीं है। आपने तमाम संस्थानों में, निजी और सरकारी संस्थानों में देखा होगा कि एक सलाहकार साहब आके बैठ जाते हैं बोर्ड के बगल में, और फिर वो सलाहकार ही सब कुछ तय करते हैं, क्योंकि बोर्ड का हर मेंबर उनकी तरफ मुंह देख के ही सवाल उठाता है, उनकी तरफ मुंह देख के ही प्रस्ताव रखता है, और सब समझ जाते हैं कि इनको लाया इसीलिए गया है कि हमें इनकी गुड बुक्स में रहना है, वरना कल को जब बोर्ड रिकंस्टिट्यूट होगा तो वहां हमारी कुर्सी खाली हो जाएगी, हमारी जगह कोई और बैठा होगा। तो हो सकता है कुछ समय के बाद ये उस स्थिति में आ जाए, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता। और खास तौर पर ये एडवाइज और अप्रूवल से ज्यादा मुझे लगता है ये केंद्र और राज्य के बीच कंटेंशन का, झगड़ा खड़ा करने का एक नया प्लेटफॉर्म जरूर बन जाएगा, जैसे ही ये एक्सपेंडिचर काउंसिल बनेगी। जी, हेमंत भाई आपके पास आता हूं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे मौर्य साहब ने और आलोक